सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। आज की इस वीडियो में आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के 2019 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और 2018 का ऑलरेडी मैंने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो जरूर सॉल्व किया करिए आप लोग, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सभी ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी को सॉल्व करके चाहिए एग्जाम में। और दोस्तों, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी को सॉल्व कराया है, आप लोग को पता है। और आप लोग उन सभी वीडियोस को देख करके ही एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन से। तो बहुविकल्पी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? इसमें से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक या अल्पसंख्यक बालक? दोस्तों, जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत किसी प्रकार की जिनके अंदर कोई शारीरिक अक्षमता है यानी कि दृष्टि दोष है, इसके अलावा उन्हें श्रवण दोष है यानी कि सुनने में दिक्कत है, इस प्रकार के बालक तो आते ही हैं विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। और जो बहुत अधिक प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो भी विशिष्ट बालक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। तो चाहे मंदबुद्धि बच्चा हो, चाहे दृष्टि दोष युक्त बच्चा हो, चाहे श्रवण दोष युक्त बच्चा हो, चाहे अस्थि दोष युक्त बच्चा हो, इसके अलावा प्रतिभाशाली बच्चे हों, ये सभी बालक क्या होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं। याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर ये जो अल्पसंख्यक बालक दिया हुआ है ये विशिष्ट बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से या फिर प्रक्षेपी प्रविधि से? दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन अ अवलोकन से। यानी कि आप उस बच्चे का हाव भाव देखोगे, आप उसका रेगुलर अवलोकन करोगे, इससे कौन सा विषय समझने में दिक्कत आ रही है या क्यों ये कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा है, तो इस तरीके से आप उस बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्देशन की आवश्यकता होती है अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को या सभी व्यक्तियों को? तो निर्देशन जो होता है इसकी आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है, क्योंकि आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपके पास समस्याएं होंगी जिनका आपको सलूशन लेना चाहिए। किसी से भी आप जिसको आप समझते हो कि ये बेहतर हमें सलूशन दे पाएगा इस समस्या का, आप उस व्यक्ति के पास जाते हो। तो जो निर्देशन की आवश्यकता होती है ये हमें हमेशा होती है और सभी व्यक्तियों को होती है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दृष्टि दोष की पहचान है। दृष्टि दोष मतलब देखने में किसी बच्चे को दिक्कत है या किसी को भी किसी व्यक्ति को दिक्कत है, तो इसकी पहचान क्या होती है? आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक को आंखों के निकट रखना या उपरोक्त सभी परेशानियां? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी परेशानियां। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशिष्टता का संप्रव्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता? दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन द गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक या शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक? दोस्तों, जो यहाँ पर ऑप्शन सा दिया हुआ है जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, ये किसी भी प्रकार से विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में जो भी बच्चे आएंगे पढ़ने, एज ए टीचर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि किसी भी तरीके से जो जातिगत गतिविधियां हैं वो क्लासेस में ना होने पाए, वो स्कूल में ना होने पाए। क्योंकि कभी भी जो भी बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं उनके अंदर कभी भी इस तरीके की भावना नहीं आनी चाहिए, जातिगत भावना नहीं आनी चाहिए। और आपको पता है सभी बच्चे क्या है, समान है हमारे लिए और हमें सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है स्कूल में। तो कभी भी जातिगत दृष्टि से बच्चों कोई भी बच्चा विशिष्ट बालक नहीं होता, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। और यही यहाँ पर पूछा है कि कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है, तो आपको ये याद रखना है।
कि जातिगत दृष्टि से किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि हमारे संविधान ने सभी को बराबर का अधिकार दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रेल विधि संबंधित है श्रवण दोष, मानसिक दोष, अपंगहीनता या दृष्टि दोष। आपको पता है कि ब्रेल लिपि या ब्रेल विधि किस लिए उपयोगी है? दृष्टि बाधित बालकों के लिए जिनको देखने में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991, 1992, 1993 या 1995? तो राइट आंसर है 1992 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो विशिष्ट बालक होते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो मंद बुद्धि बालक हो, चाहे वो अस्थि दोष से युक्त बालक हो, श्रवण दोष से युक्त बालक हो, सभी के लिए हम उपचारिक कार्यक्रम चलाते हैं। यानी कि उन्हें जिस विषय में कोई भी समस्या है, उन्हें उस समस्या को हम दूर करते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनके लिए हम संवर्धन कार्यक्रम चलाते हैं, ताकि क्योंकि वो जो भी चीजें हम उन्हें सिखाते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो इतने आसानी से उन सभी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि उन्हें कुछ कुछ नया सिखाना रहता है हम लोगों को। तो संवर्धन कार्यक्रम हम प्रतिभाशाली बालकों के लिए चलाते हैं, विशिष्ट कार्यक्रम हम सभी बच्चों के लिए चलाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन द जो है ये उपरोक्त सभी है, क्योंकि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ही प्रतिभाशाली बालक आते हैं, मंद बुद्धि बालक आते हैं, अस्थि दोष से युक्त बालक आते हैं, श्रवण दोष से युक्त बालक आते हैं, दृष्टि दोष से युक्त बालक आते हैं। तो इसलिए ये सभी बालक, यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है, ये सभी इन बालकों के ऊपर लागू होते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। ऐसे बच्चे जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, जो सुन नहीं पाते हैं सही से, उनमें प्रायः सुनने की क्षमता कितनी होती है? 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल या अधिक, या 50 डेसिबल या अधिक। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 60 डेसिबल या फिर अधिक। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उन्हें 60 डेसिबल से ऊपर की ही ध्वनि सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता या उपयुक्त सभी। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा इन सभी बच्चों की हमें करनी पड़ती है। इनके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था क्यों करनी पड़ती है? ऐसे बच्चे जो विकलांग होते हैं, जिनको हमें हर तरीके से, इस तरीके से हमें उन्हें सारी सुविधा देनी है कि वो आगे चल करके आत्मनिर्भर बने। इसी प्रकार अगर किसी रोग से कोई बच्चा ग्रस्त है, तो उसे भी हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अच्छे से उसे हमें पढ़ाना होगा। अक्षमता, ये सभी क्या है? विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही दृष्टि कहलाती है। दोस्तों, सही दृष्टि कहलाती है 6/6। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सा, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। यही है शैक्षिक समावेशन। बच्चा किसी भी जाति वर्ग से आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वह विशिष्ट बालक हो, सामान्य बालक हो, सभी बच्चों को हमें एक साथ शिक्षा देनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? 2, 3, 5 या फिर 7? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा 5। इसके बाद अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 है, शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र बताइए। तो शैक्षिक उपलब्धि EQ इज इक्वल टू शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही होती है शैक्षिक उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 80 से 85 के बीच होती है, या 80-85 से कम भी हो सकती है। तो याद रखिएगा आप लोग, 80-85 से कम ही आप हमेशा दिमाग में अपने रखिएगा कि 80-85 से कम होती है मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, जिन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों में मौलिकता, प्रवाह क्षमता, लचीलापन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो मौलिकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिनलिटी कहते हैं। जो प्रवाह क्षमता होती है उसे फ्लुएंसी कहते हैं। जो लचीलापन होता है उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा विस्तार की क्षमता यानी कि इलेबोरेशन, फिर पुनः परिभाषीकरण, रीडेफिनिशन। इसके अलावा समस्या की अनुभूति यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ प्रॉब्लम। ये सभी क्या है? सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, जो परामर्श प्रक्रिया होती है इसके प्रमुख अंगों में पहला है परामर्श के लक्ष्य, दूसरा है परामर्श
प्रार्थी और तीसरा है परामर्शी या परामर्शदाता। तो याद रखिएगा आप लोग, यही प्रमुख 3 अंग होते हैं, यानी कि पहला परामर्श का क्या लक्ष्य है, दूसरा जो परामर्श ले रहा है और तीसरा परामर्शी या परामर्शदाता, यानी कि जो परामर्श दे रहा है, जो परामर्श ले रहा है और परामर्श का लक्ष्य क्या है, किस समस्या का समाधान ये लोग मिलकर के कर रहे हैं। यही 3 प्रमुख अंग होते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 अब हम देखेंगे, निर्देशन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अल्प आयु के होते हैं, यानी कि स्कूल में जो भी बच्चे होते हैं वो कम आयु के होते हैं, उनको जीवन का अनुभव नहीं होता है, उनके मस्तिष्क अपरिपक्व होते हैं, उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वह उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे अवसर पर निर्देशन उद्देश्य छात्रों की सहायता करना है। तो निर्देशक का उद्देश्य छात्रों की सहायता करना होता है, याद रखिएगा, या निर्देशन का उद्देश्य छात्रों की सहायता करना है। अब देखिए, निर्देशन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है छात्र व्यक्ति को उसकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान कराना। दूसरा है छात्र या व्यक्ति को उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने योग्य बनाना। यानी कि जो निर्देशक होता है वो आपको निर्देशन दे देता है किस तरीके से आपको अपनी समस्या को हल करना है, बाकी आपको उस समस्या से खुद बाहर निकलना है, ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो आपको रास्ता तो दिखा देते हैं लेकिन चलना उस पर आपको होता है, निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो पहला है वो है अवलोकन और दूसरा है परीक्षण। देखिए, निर्देशन की प्रक्रिया में वार्ताएं, साक्षात्कार, परीक्षण आदि विधाओं का भी प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है। प्रशिक्षित निर्देशकों का अभाव, शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, माता-पिता की जागरूकता में कमी तथा प्रमाणीकृत परीक्षणों की कमी इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हॉलिंगवर्थ, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा लिखिए। दोस्तों देखिए, स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यानी कि जो सबसे अधिक बुद्धिमान बालक होते हैं वो वाकई केवल 1% होते हैं। तो ऐसे बालकों को स्किनर और हैरीमैन ने क्या कहा है, ये अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, देखिए, प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं। दूसरा है वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में एक या एक से अधिक विषयों में विशेष योग्यता रखते हैं। तो ऐसे बालक भी क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बालक, यानी कि जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में से एक या एक से अधिक विषयों में विशेष योग्यता रखते हैं, तो वो भी प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरीके से आपने प्रतिभाशाली बालकों की डेफिनेशन देख ली। क्वेश्चन नंबर 24 है, पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो पिछड़े बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है सीखने की धीमी गति होती है इनकी, ये बहुत ही धीरे-धीरे सीखते हैं। दूसरा है जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। तीसरा है समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है इनके अंतर्गत, क्योंकि इनका जो सामाजिक विकास या आर्थिक विकास है वो सही से नहीं हुआ रहता है। ऐसी फैमिली से आते हैं जहां पर इन्हें जरूरत के सामान नहीं मिलते, इस वजह से ये समाज विरोधी कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। चौथा है व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, ये सही से व्यवहार नहीं करना जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने घर में उस तरीके का व्यवहार नहीं देखा है, तो ये इस तरीके का व्यवहार नहीं कर पाते हैं जब समाज में आते हैं, स्कूल में आते हैं ऐसे बच्चे। पांचवा है जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि। छठवां है सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, यानी कि जो सामान्य शिक्षण की विधियां हैं उनसे ये बच्चे सीख नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मंद बुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए, यानी कि ऐसे शिक्षक जो मंद बुद्धि बालकों को पढ़ाते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित बिंदुओं पर की जा सकती है। पहला है शिक्षक को विषय वस्तु धीमी गति से तथा बार बार दोहराते हुए पढ़ना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को बालकों की सहायता, परामर्श तथा निर्देशन के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि बच्चे को जब भी लगे कि हाँ इस चीज पर मुझे दिक्कत हो रही है, इस विषय में मुझे प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो टीचर वहां पर अवेलेबल हो बच्चे को उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। सहानुभूति पूर्वक व्यवहार द्वारा, यानी कि उन बच्चों के साथ आपको सहानुभूति
पूर्वक व्यवहार करना है ताकि वो डरे ना आपसे और खुल करके वो अपनी समस्या को आपसे बता पाए। चौथा है व्यावसायिक परीक्षण देना, यानी कि ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग देना। पांचवा है विशेष विद्यालयों की व्यवस्था। छठवां है श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके इन बच्चों को पढ़ाना। सातवां है आत्मविश्वास में इनके वृद्धि कराना। और आठवां है विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा, ऐसे बच्चों को विशेषज्ञों के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 26 है, दो बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। तो दोस्तों पहला है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, दूसरा है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट, तीसरा है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, चौथा है स्टैनफोर्ड संशोधित विनय परीक्षण। तो आप इनमें से केवल दो को याद रखिए, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, विनय साइमन परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण। इसके अलावा भाटिया बैटरी परीक्षण भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है परामर्शदाता के 4 गुण लिखिए। तो परामर्शदाता के 4 गुण कौन कौन से होने चाहिए, उनके अंदर अगर वो किसी को परामर्श दे रहे हैं तो उनके खुद के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला है उन्हें उपयुक्त रूप से समझना चाहिए कि वे क्या हैं, उनकी योग्यताएं तथा क्षमताएं हैं, रुचियां, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या हैं, आदि आदि। तो दूसरा है उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने में सहायता करनी चाहिए। तीसरा है उसे कोई ऐसे उपाय बताने चाहिए कि जिनसे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए। उन्हें अनेकों अध्यापकों द्वारा सराहा जाए, यहाँ पर सराहा होगा दोस्तों इस तरीके से, सराहा जाए यानी कि सभी अध्यापकों से उन्हें क्या मिले, प्रेम मिले, तथा कक्षा में उनकी गिनती होशियार बालकों में हो। कक्षा में उन बालकों की गिनती, यहाँ पर दोस्तों जो गुण बताए गए हैं वो परामर्शदाता के नहीं बल्कि जो परामर्श देने वाला है और जिसको परामर्श वह दे रहा है, परामर्शदाता, उस व्यक्ति को वह क्या क्या चीजें सिखा रहा है। तो अगर देखा जाए तो परामर्शदाता का गुण तभी गुण होगा जब वह सामने वाले को अच्छे से अच्छा सजेशन दे पाए, अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम का सलूशन दे पाए वो सही से। तो इसीलिए जो परामर्शदाता होता है उसके गुण, जो सामने वाले को वह जिस भी प्रॉब्लम का सलूशन बता रहा है वह कितना सटीक सलूशन दे पा रहा है और उस पर बच्चा कितना खरा उतर पा रहा है, यही मायने रखता है। अब देखिए इसके अलावा देखिए अपने साथी विद्यार्थियों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, उनके द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्मान और समूह में स्थान दिया जाए, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। उसके अलावा पांचवा है उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। अगर है तो उन्हें तुरंत दूर करने में परामर्शदाता को सहायता करनी चाहिए। फिर है अध्यापकों के व्यवहार में जैसा वे चाहते हैं उसी के अनुरूप परिवर्तन आ जाए, इस कार्य में परामर्शदाता को उनकी सहायता करनी चाहिए। निष्कर्ष में परामर्शदाता में उत्साह, स्वीकार्यता, यथार्थपरता, सम अनुभूति इत्यादि गुण होने चाहिए, यानी कि उत्साह होना चाहिए। अगर आपके अंदर उत्साह है तभी आप दूसरे को उत्साह दे पाएंगे, दूसरे को प्रेरणा दे पाएंगे। स्वीकार्यता है यानी कि किसी भी सिचुएशन को आप स्वीकार करते हैं और अगर वह सिचुएशन नहीं अच्छी है तो उसे आपको कैसे अच्छा बनाना है इसके लिए भी आप निर्णय लेते हैं। यथार्थपरता यानी कि आप यथार्थ में जीते हैं और यथार्थ ही सामने वाले को बताते हैं। इस तरीके से ये प्रमुख रूप से ये गुण होने चाहिए किसी भी परामर्शदाता में। क्वेश्चन नंबर 28 है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक बताइए, यानी कि इस बुक को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है विलियम मार्टिन प्रोक्टर ने। क्वेश्चन नंबर 29 है रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है। दोस्तों चलिए देखते हैं हम क्या है ये। इस परीक्षण में अनेक मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे से दूर होती हैं। यह रेखा गणितीय आकृति और डिजाइन में होती हैं। 1956 में परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। वर्तमान समय में इसके 3 संस्करण हैं। तो ये क्या है, एक अनेक मैट्रिसेस हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है विनय ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, तो कब तैयार किया था, 1905 में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से लघु त्रि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, यानी कि पिछड़े जो बालक है उनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए कि वो भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इसका आंसर चलिए हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए
पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यही क्वेश्चन 2019 में तो पूछा ही गया है, 16 में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। मैं बहुत बार आपको लोगों को बता चुकी हूँ ये बात कि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाती हूँ उसको ध्यान से आप लोग पढ़ने की कोशिश किया करें, ताकि आप लोग को एग्जाम तक बढ़िया से याद रहे वो सभी चीजें। तो पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर हम। सेम यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें हमें लिखना क्या है। देखिए, शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपायों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर देखिए, शैक्षिक पिछड़ेपन के बचाव या शिक्षा व्यवस्था में जहां सबसे अधिक महत्वपूर्ण दायित्व शिक्षक का है, वहीं दूसरी ओर यह दायित्व विद्यार्थी स्वयं तथा उसके माता पिता या अभिभावकों का भी है। किंतु शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों के द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं वे शिक्षक द्वारा ही बताए जाएंगे, चाहे वह कक्षा में शिक्षार्थियों को बताए या शिक्षक अभिभावक सम्मेलन के अंतर्गत अभिभावकों को। इसके बाद दोस्तों आगे हम देखेंगे, इन दृष्टियों से शिक्षार्थियों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के कौन-कौन से उपाय हैं? पहला है, जो बात कक्षा के अधिकतर छात्रों को ना आती हो उसे अवश्य बता दें, भले ही उसका संबंध पिछली कक्षा से क्यों ना हो। अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से 20 बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हो वो पिछले साल का है और ये 20 बच्चों को नहीं आ रहा है। मान लीजिए कक्षा 4 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और कक्षा 4 में 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों में से 20 बच्चों को जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं वह समझ में नहीं आ रहा है और वह कॉन्सेप्ट कक्षा 3 का है। तो आपको क्या करना होगा? आपको फिर से उस कॉन्सेप्ट को उन बच्चों को समझाना होगा, क्योंकि 20 बच्चे अधिक हैं। आप सोचिए 30 बच्चों में से 20 बच्चों को कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा है, तो हमें क्या करना होगा? उस कॉन्सेप्ट को हमें फिर से समझाना होगा। यानी कि इसमें पिछड़े बालक भी जरूर होंगे, तो उन सभी बालकों को फिर से उस कॉन्सेप्ट को समझाना है और फिर आगे बढ़ना है उस चैप्टर में। अगला है यहाँ पर देखिए दूसरा, जिस बात का संबंध पिछली कक्षाओं से है उसे बताने में अधिक समय ना लगे। यानी कि यहाँ पर बताना तो है आपको पिछली कक्षा का कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत समय नहीं लगाना है, क्योंकि आपको अगली कक्षा यानी कि जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हो कक्षा 4, इसको भी तो लेकर के आपको चलना है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 है, पिछली कक्षाओं से संबंधित केवल यही बात बताई जाए जिसका संबंध आगे बताई जाने वाली बात से है। यानी कि उतना ही कॉन्सेप्ट आप समझाइए जिसकी जरूरत इस अगली क्लास में है बच्चे को, यानी कि कक्षा 4 में है। इसके बाद देखिए जो चौथा है वो है, जो बालक मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है उन्हें अनावश्यक रूप से कक्षा में न बिठाकर छुट्टी दे दी जाए। पॉइंट नंबर 5 है, जो विद्यार्थी कम सुनते हैं या जिन्हें कम दिखाई देता है उन्हें कक्षा में ऐसे स्थान पर बिठाया जाए जहां वे शिक्षक की बात सरलता से सुन सकें। श्यामपट्ट पर कुछ लिखा जाए उसे देख सकें। उनके उस स्थान पर बिठाने से अन्य छात्रों को किसी प्रकार का व्यवधान न पहुंचे। इसके बाद देखिए 6वां पॉइंट है, कमजोर छात्रों को हतोत्साहित करने वाली तथा प्रतिभा संपन्न छात्रों में अहम भाव पैदा करने वाली कभी भी कोई बात ना कही जाए। यानी कि क्लास में इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपको पता है हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो हमें ये बात याद रखनी है, ये नहीं कि जो तेज बच्चे हैं उनके अंदर हम ऐसी कोई बात बोल दें कि उनके अंदर अहम भाव आ जाए और कमजोर छात्र हतोत्साहित हो जाए। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम जो भी शब्द बोलते हैं क्लास में, जो भी चीजें हम निकालते हैं वो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारी एक्टिविटीज को भी वो करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इस बात का ख्याल रखें, जब आपकी टीचिंग लगे या फिर जब आप जल्दी ही शिक्षक बनेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है, हर एक बच्चा यूनिक है और हर बच्चे के अंदर टैलेंट है। हमें इस प्रकार किसी प्रकार का वाक्य नहीं प्रयोग करना है क्लास में जिससे जो कमजोर बच्चे हैं वो हतोत्साहित हों। अब इसके बाद देखिए इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हमें कैसे करनी है, मेन जो आंसर है अब स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, पिछड़े बालकों की कमजोरी को दूर करने हेतु उन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जैसी भी स्थिति हो अलग से समय दिया जाए। दूसरा है, पिछड़ापन व्यक्तिगत या सामूहिक जिस प्रकार का भी हो उसके कारणों का पता लगाकर उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर व्यक्तिगत और सामूहिक का मतलब क्या है? पिछड़ापन जो होता है वो व्यक्तिगत भी होता है, किसी एक मतलब ऐसा कोई बच्चा है जो उस बैकग्राउंड से आता है जहां पर उसे पूरी तरीके से सारी सुविधाएं नहीं दी गई हैं, आर्थिक रूप से कमजोर बालक है, या इस प्रकार से है कि वह पिछड़ा बालक कहलाता है। जबकि जो सामूहिक होता है यानी कि वहां पर रहने वाले जितने लोग हैं सभी लोगों का रहन सहन या फिर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और सभी बालक पिछड़े हुए हैं। तो इस तरीके से 2 प्रकार का पिछड़ापन होता है। इसके बाद देखिए तीसरा है, कमजोरी को दूर करने हेतु उन्हें कमजोरी के अनुरूप ही गृह कार्य दिया जाए। यानी कि उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, उसी के अनुरूप गृह कार्य देना। यानी कि जिस विषय में बच्चा ज्यादा कमजोर है उस विषय में ही उसे गृह कार्य दें ताकि वह विषय उसका अच्छा हो।
फिर चौथा है उस गृह कार्य को पूरा करने हेतु उचित मार्गदर्शन भी दिया जाए, यानी कि बच्चा गृह कार्य को करके ही लाए, इसका भी आपको मार्गदर्शन देना है बच्चे को। पांचवा है यदि पिछड़ेपन का कारण बालकों का मंद बुद्धि होना है तो उनकी कक्षाएं यदि संभव हो तो अलग से चलाई जाएं, यानी कि पिछड़ेपन का कारण अगर मंद बुद्धि होता है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है समस्यात्मक बालकों के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। समस्यात्मक बच्चों से हमारा तात्पर्य उन बच्चों से है जो परिवार एवं कक्षा व विद्यालय में भली भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं जो अपने घर में, परिवार में, कक्षा में, विद्यालय में बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार के बच्चों से भिन्न होता है। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए समस्या बने रहते हैं। समस्यात्मक बालक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, क्रोध करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, गृह कार्य न करने वाले बच्चे, कक्षा में देर से आने वाले बच्चे आदि। समस्यात्मक बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को जानकर ऐसे बच्चों के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। दोस्तों जो समस्यात्मक बालक होते हैं प्रायः ये बच्चे आवश्यकताएं पूरी न होने पर अत्यधिक लाड प्यार में कठोर अनुशासन के कारण या असुरक्षा की भावना के कारण विभिन्न प्रकार का समस्यात्मक व्यवहार करते हैं। समस्यात्मक बच्चों को उनके समस्यात्मक व्यवहार के लिए प्रताड़ित अथवा शारीरिक दंड न देकर के मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि ऐसे बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से आप सुधार सकते हैं, ना कि उन्हें प्रताड़ित करके या शारीरिक दंड दे करके। दोस्तों इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 है अपराधी बालकों की उपचार विधियों पर प्रकाश डालिए। अपराधी बालकों की उपचार विधियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि ऐसे बच्चे जो अपराधी बन जाते हैं या ऐसे बच्चे जो हिंसात्मक कार्यों में लग जाते हैं तो कैसे इन्हें हम शिक्षा की मुख्य धारा से वापस जोड़ें और इनके उपचार की कौन-कौन सी विधियां हैं, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए अपराधी बालकों के उपचार की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है वातावरण विधि, यानी कि इन्वायरमेंटल मेथड। इनके वातावरण को इस प्रकार रखा जाए इन बच्चों को, या फिर हम ये कह सकते हैं इस प्रकार के वातावरण में रखा जाए जहां पर इनके अंदर नैतिकता की भावना जागृत हो, यानी कि ऐसे बच्चों को ये बात समझ में आए कि झूठ बोलना गलत है, आपराधिक कार्य को करना, हिंसात्मक कार्यों को करना कितना गलत है। तो ये सभी बातें हम इन बच्चों को सिखा करके वापस से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विधि, यानी कि इसको हम साइको एनालिटिक मेथड भी कहते हैं। इसके माध्यम से भी हम इन बच्चों का उपचार कर सकते हैं। तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक विधि, इससे भी हम इनका उपचार कर सकते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल मेथड। चौथा है विद्यालय की भूमिका। विद्यालय की भूमिका बहुत अहम होती है, रोल ऑफ स्कूल, क्योंकि स्कूल में ही बच्चों को अलग-अलग प्रकार के स्टूडेंट मिलते हैं, यानी कि आपको पता है कि किसी भी क्लास में सब एक ही प्रकार के बच्चे नहीं होते हैं, एक ही बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल में जाकर के भी इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं। तो स्कूल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, टीचर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कोई भी बच्चा इस प्रकार के आपराधिक कार्यों में शामिल ना होने पाए। पांचवा है राज्य की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ स्टेट। स्टेट का भी रोल होता है इसमें। इसके बाद देखिए छठवां है वैज्ञानिक विधियां, यानी कि लीगल मेथड्स। तो ये आप याद रखिएगा इनको। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है निर्देशन तथा परामर्श में अंतर बताइए। तो निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। देखिए निर्देशन और परामर्श में अंतर क्या है, तो डिफरेंस इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि गाइडेंस हम किसे कहते हैं, निर्देशन को कहते हैं, और परामर्श किसे कहते हैं, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं काउंसलिंग। 2019 में तो पूछा ही गया है, 18 में भी पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 18-19 में लगातार पूछा गया है, यानी कि ये वैसे भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत ही अच्छे से क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने सेकंड पेपर यानी कि समावेशी शिक्षा की क्लासेस नहीं अटेंड की हैं, वो लोग क्लासेस को अटेंड कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये 50 नंबर का पेपर है और ये स्कोरिंग पेपर है। तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसमें स्कोर भी कर सकते हैं। मैंने इजीली सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई हैं। आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देखिएगा दोस्तों और अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो चलिए अब हम देखेंगे कि अंतर क्या होता है गाइडेंस में और काउंसलिंग में। तो गाइडेंस यानी कि निर्देशन और काउंसलिंग यानी कि परामर्श।
देखिए, निर्देशन एवं परामर्श में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इनमें बहुत अंतर है। तो देखिए, हम्फ्रीज व टेक्सलर के अनुसार निर्देशन एवं परामर्श दोनों एकार्थवाची शब्द नहीं है। निर्देशन में परामर्श सम्मिलित होता है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। अब देखिए, एबिन्सन ने क्या कहा है, परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। निर्देशन संसार की प्राचीनतम प्रणाली है जिसके अनुसार अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभवों का लाभ दूसरों को दे करके उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विकलांग बालकों की पुनर्वास योजना तैयार कीजिए। देखिए, शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे इन व्यक्तियों को कुशल निर्देशन व सहयोग से वे शारीरिक विकलांग व्यक्ति भी अपनी चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने में सफल होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि विकलांग बालक हो चाहे विकलांग व्यक्ति हो, अगर हम उन्हें कुशल निर्देशन और सहयोग प्रदान करते हैं तो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने में सफल होते हैं तथा उनकी सफलता का सामर्थ्य स्तर की बराबरी सामान्य या पूर्ण दिखने वाले व्यक्तियों के लिए कल्पनीय लगती है। अतः उनकी विकलांगता के बजाय चुनौती अर्थात शारीरिक चुनौती फिजिकली चैलेंजेस कहना अधिक उपयुक्त होगा। इनकी वास्तविक आवश्यकता किसी की दयालुता या कृपा पाना नहीं होता है, बल्कि इनकी यथार्थ आवश्यकता एक समुचित निर्देशन कार्यक्रम के रूप में सहयोग की होती है, जो कि उनका एक स्वाभाविक अधिकार बनता है। व्यक्ति की शारीरिक अक्षमताओं यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटीज के कारण ही शारीरिक चुनौती यानी कि फिजिकल चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी शारीरिक अक्षमताएं नहीं होती हैं, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति की सभी शारीरिक अक्षमताएं शारीरिक सुधारात्मक उपचार प्रणालियों द्वारा पुनः प्रतिष्ठित यानी कि रिस्टोर की जा सकती है, और जिन्हें पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है उनके लिए पुनर्वास प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं के होते हुए भी उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाने में सहयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाक दोष के प्रकार बताइए। यानी कि जिन बच्चों को बोलने में किसी प्रकार की समस्या होती है उन बच्चों में वाकई इनका प्रकार कितना है, यानी कि कौन कौन सी समस्याएं इनको होती हैं और उन समस्याओं का कारण क्या होता है। देखिए, विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाणी दोष बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते अथवा उनके द्वारा बोली गई बातें श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते, यानी कि जिसको वह बात बताना चाह रहा है सामने वाला वो बात समझ ही नहीं पा रहा है कि वो व्यक्ति बोल क्या रहा है, या अथवा देर से समझते हैं या समय लगता है समझने में। तो बोलने के दोष प्रमुख हैं। पहला है उच्चारण संबंधी दोष, दूसरा है देर से बोलने के लिए दोष, तीसरा है हकलाना, चौथा है ओष्ठ विकृति, पांचवा है आवाज की समस्या और छठवां है श्रवण विकृति। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं तथा शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और इनकी शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं और शिक्षा व्यवस्था में देखना 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इस कथन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता, विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, असामाजिक आदतों को रोकना, सर्वांगीण विकास पर बल, संस्कृति की शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सामाजिक अनुभवों के अवसर देना, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रोत्साहन प्रदान करना। फिर है श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण। फिर है बच्चों की रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, योजना विधि द्वारा शिक्षण, विशेष विद्यालयों में शिक्षा। इसके अलावा आगे हम देखेंगे दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर देखिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करना, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना, शिक्षा का आधार बच्चे का अध्ययन। अब देखिए, समय समय पर विशेष निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना। हैविंग हर्स्ट ने लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इनको समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत
शिक्षा, सर्वांगीण विकास पर बल, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभवों के अवसाद, नेतृत्व का प्रशिक्षण तथा समय-समय पर विशेष निर्देशन परामर्श इत्यादि के अवसर मिलने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्रवण क्षति युक्त बालकों के प्रकार बताइए, इन बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे? दोस्तों, श्रवण क्षति का मतलब क्या होता है? श्रवण क्षति का मतलब है ऐसे बालक जिन्हें सुनने में तकलीफ होती है, यानी कि सुनने की समस्या है इन्हें, या जल्दी से बातों को सुन नहीं पाते हैं। तो आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवण बाधितों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है केंद्रीय श्रवण दोष, इसके बाद दूसरा है मनोजैविक श्रवण बाधित, तीसरा है नाड़ी संस्थान या श्रवण बाधित, और चौथा है आचरण में श्रवण बाधिता। एक-एक को हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। जो पहला है वो है केंद्रीय श्रवण बाधित। यह वह बालक होते हैं जो कि जटिल बाधिता से ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार के बालक ध्वनि के बारे में जानते तो हैं, परंतु यह इसका अर्थ नहीं समझ पाते तथा इनकी संप्रेषण समस्या भी काफी गंभीर होती है। यह दोष दवाओं के सेवन से आ सकते हैं, इसलिए इनके सुधार में अधिक समय लगता है। दूसरा है मनोजैविक श्रवण बाधिता। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार की बाधिता का कारण मनोवैज्ञानिक होता है। यह बालक अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इन समस्याओं में किसी रोग के कारण ही बाधिता आ जाती है। कई बार यह पहचानना कठिन हो जाता है कि यह दोष मनोवैज्ञानिक है या जैविक। इन बालकों के उपचार में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा है नाड़ी संस्थान या श्रवण बाधिता। बालकों में नाड़ी संस्थान के दोष के कारण यह दोष आता है, अतः इनका उपचार करना संभव नहीं हो पाता है। यह बालक श्रवण यंत्रों की सहायता से सुनते हैं, जिन्हें शिक्षा देने हेतु अलग-अलग शिक्षा प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है। यह होठों की भाषा यानी कि लिप रीडिंग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उन्हें विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। फिर है चौथा, यहाँ पर आप देखिए आचरण श्रवण बाधिता। साधारण रूपों में ऐसे बाधित बालक आचरण दोषी होते हैं। यह दोष कान के रोगों से संबंधित होते हैं। यदि चिकित्सक इनका उपचार करें तो यह दोष ठीक हो सकते हैं, परंतु कई बार चिकित्सकों की गलती से यह और अधिक बाधित हो जाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, मंद बुद्धि बालकों का अर्थ एवं परिभाषा बताइए और मंद बुद्धि बालकों का क्या लक्षण है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, साधारण रूप से जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है उन्हें हम अल्प मानसिक न्यूनता ग्रंथियों की श्रेणी में रखते हैं, किंतु इस श्रेणी में हम यहाँ सामान्य से नीचे बुद्धि लब्धि वालों की भी गणना करते हैं, जिसमें जड़, मूढ़ व मूर्ख आती है। मंदित मना बालकों का समायोजन प्रतिभाशाली व साधारण बालकों की अपेक्षा कठिन व भिन्न है। इसके प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्व या धैर्यपूर्ण, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण व धैर्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ, और धैर्यपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। एक शिक्षक को धैर्यशाली होना भी बहुत जरूरी है। तो मंद बुद्धि बालकों के लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने मानस मंद या मंद बुद्धि बालकों की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है, जिसमें से कुछ विशेष या प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। पहला है, मानस मंद बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है सामान्य बालकों से कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं या सामान्य बालकों की अपेक्षा इनमें कम होती हैं। ध्यान केंद्र यानी कि कंसंट्रेशन एवं समन्वयन यानी कि कोऑर्डिनेशन की योग्यता में कमी होती है। इसके बाद है स्मृति विस्तार यानी कि रेंज ऑफ मेमोरी सीमित होती है। ध्यान विस्तार यानी कि स्पैम ऑफ अटेंशन भी कम होता है इनका। फिर है सामाजिक लक्षण, ये अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए जीवन पर्यंत दूसरों पर निर्भर रहते हैं, स्वयं पर नियंत्रण रखने में असमर्थ होते हैं, अपनी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने में ये समर्थ नहीं होते हैं। सदैव सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन, देखभाल, केयर तथा निरीक्षण यानी कि सुपरविजन की आवश्यकता इन्हें पड़ती है। इसके बाद देखिए शारीरिक लक्षण क्या है इनके, तो संवेदी गामक विकास यानी कि सेंसेसरी मोटर डेवलपमेंट की गति इनकी सामान्य से बहुत धीमी होती है। शारीरिक क्रियाओं जैसे कि चलना, दौड़ना, बोलना, स्वयं भोजन करना या स्वयं कपड़े पहनना इत्यादि में प्रगति अत्यंत इनकी धीमी होती है। इसके बाद देखिए, इसके अलावा यहाँ पर किसी भी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया देने में यह अधिक समय लेते हैं। शैक्षिक लक्षण क्या है, सीखने की गति बहुत ही धीमी होती है और निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि होती है, और जटिल विषयों को सीखने में ये क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, सृजनात्मक बालकों का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। चलिए देखते हैं हम सृजनात्मक बालकों का अर्थ एवं विशेषताएं। सृजनात्मकता शब्द आंग्ल भाषा के क्रिएटिविटी शब्द का पर्यायवाची है। विधायकता, उत्पादकता, खोज, मौलिकता आदि सभी इस शब्द इसी के समान माने जाते हैं।
सृजनात्मकता बालकों से तात्पर्य सृजनात्मक बालकों से तात्पर्य उन बालकों से होता है जो मौलिक चिंतन के धनी होते हैं और उनमें जिसमें मौलिक रचना करने तथा मौलिक उत्पादन करने की क्षमता होती है। इनमें एक विशेषता यह भी होती है कि ये किसी समस्या का समाधान परंपरागत विधियों से न करके नई-नई विधियों से करते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि अधिकतर प्रतिभाशाली बालकों में सृजनात्मक क्षमता होती है, लेकिन इसके अपवाद भी होते हैं। दूसरी तरफ कुछ गैर प्रतिभाशाली बालकों में भी सृजनात्मकता होती है। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में तो नहीं अच्छा है, लेकिन वह सिंगिंग में बहुत अच्छा है, वो गाता बहुत अच्छा है, ढोलक बहुत अच्छा बजाता है। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है जो बच्चा प्रतिभाशाली हो, जो तेज हो क्लास में, उसी को सारी चीज़ें आती हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने खुद इसको अनुभव किया होगा कि कोई बच्चा बहुत अच्छा गा लेता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, ठीक है, कोई बच्चा बहुत अच्छा ड्राइंग बना लेता है। तो ये सब बच्चे क्या सृजनात्मक बच्चे हैं। ज़रूरी नहीं जो बच्चा तेज हो उसको ड्राइंग भी आती हो, उसको अच्छा गाना भी आता हो, उसको कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट बजाना भी आता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको भी पता है। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं, क्या-क्या आप देखिए ध्यान से। सृजनात्मक चिंतन करने वाले व्यक्तियों को विनोद तथा मनोरंजन प्रिय लगते हैं। सृजनात्मक प्रतिभा वाले शिक्षार्थी अद्भुत तथा मौलिक कार्य करने में रुचि रखते हैं। फिर है सृजनात्मक व्यक्ति नवीन प्रकार के अनुभव प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। यह लोग नवीन प्रकार के अनुभव प्राप्त करने हेतु सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक उत्सुक रहते हैं। चौथा है ऐसे व्यक्ति अपने कार्य का अन्य द्वारा दिए गए मूल्यांकन पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। उनका अपना मूल्यांकन स्तर होता है, दूसरों द्वारा निर्धारित स्तर की उन्हें परवाह नहीं होती है। यानी कि ये अपना काम इनको करने से मतलब होता है, कौन हमें जज करेगा, कौन नहीं जज करेगा, इनसे इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। सृजनात्मक व्यक्तियों को समाज द्वारा मान्य विचारों के निर्माण में रुचि कम होती है। उन्हें केवल उसी वस्तु या विचार के निर्माण में धुन होती है जो उनकी सृजनात्मकता को संतुष्ट कर सके। फिर है सृजनात्मक व्यक्तियों को ऐसे व्यवसाय पसंद हैं जो सामान्य नहीं होते, जैसे कि लेखन, नृत्य यानी कि डांस, संगीत यानी कि गाना, पर्वतारोहण आदि। ऐसे बालकों में जिज्ञासा का बाहुल्य होता है। ऐसे बालक संवेदनशील होते हैं और उनमें उच्च कल्पना शक्ति पाई जाती है। तो इस तरीके से आपने सृजनात्मक बालकों के विषय में भी पढ़ा। तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरा ये कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। हर एक विषय का प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करा रहे हैं। आपको पता है साइंस पूरा खत्म कर दिया है, फर्स्ट पेपर भी सारा खत्म कर दिया है पढ़ा के, सेकेंड पेपर भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल ही रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि हर एक विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग के सॉल्व हो जाएं, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में बेहतर प्रिपरेशन कर पाएं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही हो हमसे बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। दोस्तों आप लोगों के लिए ही मैंने अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाया है। आप लोग उन वीडियोस को देखिए और उन वीडियोस के नोट्स बनाइए, आप तैयार करिए अपने विषयों को, ताकि आपको आगे चलकर किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। हर एक विषय में आप अच्छा स्कोर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान होगा बगल में, उसको आप जरूर प्रेस कर दीजिए। अगर आप घंटी के निशान को प्रेस करते हैं तो जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाएगा। तो ऑल पेपर्स आप देखिए, सभी को देखिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों।